गोष्ठी के कार्यक्रम में हमारे बीच में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय श्री वीरेंद्र कश्यप जी, आयोग के माननीय सदस्य श्री जगजीत बग्गा जी, अजय चौहान जी, श्री नैन सिंह जी, हमारे बीच में शशि बाला जी जो चेयरपर्सन है प्रदेश कृषि विकास बैंक की, कौर सिंह नेगी जी जो हिमको फेड के चेयरमैन हैं, यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपके बीच में आने में काफी देर हो गया। मैं देख रहा था शेड्यूल आपका आज कार्यक्रम का 5 बजे समापन था रखा हुआ, यानी कि 5 बजे समापन, 4:30 बजे से 5 बजे तक समापन था। हम यहाँ पर पहुंचे ही मेरे ख्याल में 6 बजे हैं। आज का सुबह से बहुत हैक्टिक शेड्यूल था, कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और देरी से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप सबको इंतजार करना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि, और मैं बधाई भी देना चाहता हूं आयोग को, आयोग के चेयरमैन को, कि बहुत अच्छी आपकी आज सारे दिन भर की डेलिब्रेशंस हुई यहां पर। और जो मैं देख रहा था, जो आज का जो शेड्यूल जिसमें 4 सेशन आपके थे और इन 4 सेशनों में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा स्वाभाविक रूप से हुई होगी। आजादी के 75 वर्षों में भारत अनुसूचित जाति वर्ग की जो हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसका मूल्यांकन एक सत्र यह था। और दूसरा सत्र में देख रहा हूं कि आजादी के 75 वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग कल्याण हेतु बने कानून और संविधान में विभिन्न प्रावधानों पर, उस पर भी आपकी चर्चा हुई। और तीसरे सत्र में आजादी के 75 वर्ष में अनुसूचित जाति वर्ग की शैक्षिक और प्रशासनिक स्थिति का एक आलोचनात्मक अध्ययन, इस पर भी। और उसके बाद जो चौथा सत्र था आपका, आजादी के 75 वर्षों में अनुसूचित जाति के लिए बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक प्रभाव। क्योंकि इन सत्रों में जो डेलिब्रेशन हुई स्वाभाविक रूप से वो महत्वपूर्ण हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरा सत्रों में उपस्थित होना संभव नहीं हो पाया, नहीं तो हम भी उन सारी चीजों को सुनते, और सुनने के पश्चात जो उसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए वो भी प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं श्री वीरेंद्र कश्यप जी से इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि आपकी जो डेलिब्रेशन हुई हैं, डिस्कशन हुई हैं, उस पर एक ब्रीफ, एक रिपोर्ट, आपका रिपोर्ट एक नोट के साथ बन जाए, और उसके बाद फिर जो उसमें से हमारे इस वर्ग के लिए जो करने की चीजें अगर निकलती हैं, उसमें आज की परिस्थिति में भी क्या किया जा सकता है, उन सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे और प्रयत्न भी करेंगे उन सारी चीजों को हम ठीक करें। हमारे इस आयोग का गठन का मुख्य लक्ष्य यह है कि इस वर्ग की जो मुश्किलातें हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे वो कानूनी अधिकार के दायरे में आती हैं, चाहे कानूनी अधिकार के अलावा सामाजिक क्षेत्र में व्यवहारिक पक्ष है, उसमें हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, लोगों को जानकारी पहुंचे। कानून में हमारे लिए प्रावधान ये हैं, कानून में हमारे लिए ये व्यवस्थाएं हैं, और जानकारी के साथ साथ में फिर उसको व्यवहारिक पक्ष में, समाज में, जमीन तक हम कैसे उसको पहुंचा सके। ये दोनों चीजों का मुझे लगता है कि एक सामंजस्य होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है जिसको लेकर के हमको काम करने की आवश्यकता है। हमारा ये मानना है अभी तक भी
इस वर्ग के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कानूनी प्रावधान एक जगह है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में जो व्यवहारिक रूप से जो परिवर्तन आने चाहिए, उसमें हम आजादी के 75 वर्ष बीतने के बावजूद भी जहां हम खड़े हैं, कई बार सचमुच में पीछे देख करके बहुत ऐसी पीड़ा भी होती है। जो होना चाहिए था, जो जितना हमको करना चाहिए था, जिस स्थिति में आज की हमारी अनुसूचित जाति की जो हमारे जीवन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, उस तक हम नहीं पहुंच पाए। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। और मैं ये बात आपके बीच में यहां कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं इस बात को मैं सार्वजनिक मंचों से भी कहता हूं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिरकार इन सारी व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कमी हमसे कहां छूट रही है। उसमें हमारी बहुत सारी चीजें हैं, हमारे जीवन का तौर तरीका, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ बहुत सारी बातें जो रूढ़िवाद तरीके से अभी तक भी जो इस तरह से घर करके बैठी हुई हैं, जिनको अभी तक ठीक करने में बहुत जोर, बहुत ताकत उसमें लग रही है, बहुत परिश्रम उसमें करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी जो उस लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं, उसको हम उस तरह से हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कानून के दायरे में आपको मदद हो सकती है। सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपके लिए मदद के रास्ते निकल सकते हैं। आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए उसमें जो प्रावधान किए जा सकते हैं, उसके माध्यम से जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे समाज के बीच में जो परिस्थिति आज के इस दौर में भी है, जो विषमता और जो एक सेंस ऑफ इक्वलिटी जो मिसिंग है, उस भाव को किस प्रकार से हम समाज के बीच में नीचे तक पहुंचा सकें, उसके लिए काम करने की आवश्यकता आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं आज भी कह रहा हूं। उसके लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हमको बहुत व्यवहारिक पक्ष सोचना चाहिए। अगर हमारे इलाके में इस प्रकार की कोई समस्या है, हमारे ट्रेडिशंस जिस तरह के हैं, संस्कृति के प्रति हमको हम सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन संस्कृति में अगर इस तरह की कुछ चीजें जो आज के इस दौर में समाज के लिए जोड़ने में बाधा पैदा कर रही है, उनको कहां ठीक किया जा सकता है और कैसे ठीक किया जा सकता है। और मेरा यह भी मानना है कि ऐसा भी नहीं है कि हम जोर जबरदस्ती झगड़े से लड़ करके उस सारी चीज को जो है वो ठीक करने में लगे, वो भी व्यवहारिक पक्ष नहीं है। व्यवहारिक पक्ष क्या है जिससे चीजों को ठीक किया जाए, इसमें मुझे लगता है कि सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और सोचने की नहीं, इस पर काम करने की आवश्यकता है, जो आज की तारीख में महसूस करता हूं मैं। लेकिन इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे समाज में आया भी है, बहुत बड़ा सुधार भी हमारे समाज में आया है। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बहुत बड़ा समाज को हम संगठित कैसे कर सकते हैं, हमसे समाज टूटे ना, किसी एक आदमी की एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के व्यवहार से, उस तरह से हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं मिलकर के काम करने के लिए। उन सारी चीजों पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। योजनाएं अपनी जगह बनी पड़ी हुई हैं, कानून अपनी जगह बने पड़े हैं, और उसके साथ साथ में आपके वर्ग को, उस अनुसूचित जाति के वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं भी खड़ी हुई हैं। लेकिन उसका लाभ क्या सही मायने में हम हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं,
या दूसरा पक्ष अमन लाभ के साथ साथ में उसके माध्यम से जो समाज में जो परिवर्तन हमको लाने के लिए एक जो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, क्या उस लक्ष्य को हम हासिल करने के करीब पहुंचे हैं? क्या उस लक्ष्य को हासिल करने की स्थिति में हम पहुंचे हैं क्या? ये सारे प्रश्नों पर मुझे लगता है कि जब सारे ये 4 में विषय देख रहा था, इसमें स्वाभाविक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जिस तरह से उनने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक दृष्टि से सारी चीजों को लेकर के संविधान में भी किसी न किसी तरह से उसका रिफ्लेक्शन दिया है। ये होना चाहिए, ये हमारी इस संविधान के माध्यम से कल्पना है कि भारत कैसा होना चाहिए। उन्होंने एक जाति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, हर वर्ग के लिए उसमें प्रावधान जो है वो एक बराबर जो किस प्रकार से हो सकता है, एक भारत कैसे हो सकता है, मजबूत भारत कैसे हो सकता है, विकसित भारत कैसे हो सकता है, उस दृष्टि से उस वक्त सारी कल्पनाओं को जो है संजो करके जो है वो संविधान का हिस्सा बनाए। और आज भी हमारा संविधान के मुताबिक जो है वो सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ने का एक इरादा तो रहता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हट फिर करके हम बात वही आती है, क्या व्यवहारिक रूप से हम उन सारी चीजों को लागू करने की स्थिति में अपने गांव में, अपने परिवेश में, अपने आस पड़ोस में, अपने इलाके में, अपने प्रदेश में पूर्ण रूप से सफल हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं? ये सारे विषय मुझे लगता है कि तो सोचने के हैं। अब इसमें अगला जो पार्ट, जो महत्वपूर्ण पार्ट जिस पर सोचने की जो जरूरत है, वो जरूरत है कि व्यवहारिक पक्ष कैसे हम ला सकें इस समाज के बीच में। हम इस प्रकार से काम करें ताकि सब लोग मिलकर के चलें। उसका रास्ता क्या हो सकता है? कानून से बांध करके व्यवस्थाओं को लंबे समय तक चलाना वो भी व्यवहारिक नहीं, वो जीवन का हिस्सा। जब तक आदमी किसी चीज को स्वीकार नहीं करता है तब तक के लिए कठिन होता है चीजों को लागू करना। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं मानता हूं कि यही है कि जिसको लेकर के हमको काम करने की जरूरत है। हम व्यवहार में ऐसी चीजें कैसे कि कहे बिना हम काम ऐसा करें जिसके कारण जो है सामाजिक दृष्टि से हमारा उत्थान हो, उत्थान होने के साथ साथ हम सब मिलकर के आगे बढ़ने के लिए जो है काम कर सके। ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको लेकर के हमको काम करने की जरूरत है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं, जो व्यवहारिक पक्ष नीचे के स्तर पर, उसको सोचने की आवश्यकता है। अभी भी हम देखते हैं जो गांव में हमारे ट्रेडिशंस हैं, संस्कृति के प्रति हमारा सम्मान है पूरा, हम समझाने लगते हैं लोगों को, थोड़ा आप इस तरह से समझिए, कुछ चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। मनुष्य अगर धरती पर जन्म लिया है वो सिर्फ मनुष्य है, मानव है, वो किसी वर्ग का नहीं, वो इंसान है। उसकी इंसानियत के नाते उसका एक जो है उसकी एक पहचान है और एक अस्तित्व है। उस नाते हम किस प्रकार से इंसानियत के नाते हम मिलकर के चल सकते हैं ताकि ये सारी परिस्थितियां, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इधर नहीं होगा, परिवर्तन आया समाज में, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। लेकिन जहां हम इस परिवर्तन को जिस रूप में देखना चाह रहे थे उस तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। उसके लिए इसका हमारा जो व्यवहारिक पक्ष जमीनी स्तर पर जो है लागू करने का, काम करने का, क्या चीजें उसमें हो सकती हैं, वो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण आज की इस संगोष्ठी का विषय होना चाहिए। और उसमें से अगर कुछ चीजें ऐसी निकलती हैं तो हम भी उसमें काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजों में सरकार की ओर से प्रयत्न उस दिशा में हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग को हम सहयोग करें, इसको स्वावलंबन की दृष्टि से आगे बढ़ा सके, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस तरह के प्रयत्न हमारे होते हैं। अब जहां पर जैसे कहा जा रहा था, जो हमारा शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट का जो पैसा होता है उसके लिए एक व्यवस्थाएं निर्धारित हैं वो सारी चीजों को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या वो व्यवहारिक रूप से उस तरह से, जिस तरह से उसका वितरण होना चाहिए, जिस तरह से उसका उपयोग होना चाहिए, उस तरह से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? आज भी कई जगह इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन हमारा ये मानना कि ये प्रयत्न होना चाहिए। जब आपकी हमारे इस वर्ग के जो है वो पॉपुलेशन का हिस्सा जो है 25% से ऊपर है, 25% से ऊपर है, और 25% का
अर्थ यह है कि हमारे, चाहे वो सत्ता की है, चाहे वो समाज की है, कोई भी व्यवस्था आप सबके सहयोग के बिना नहीं चल सकती। इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा। और ऐसे में हम उसमें किस प्रकार से अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। किसी चीज का विरोध करके, किसी चीज के खिलाफ खड़े होकर के, किसी चीज के पक्ष में खड़े होकर के, एक एक चीज हो सकती है। ये सारी चीजें, एक स्थिति आती है, यहां भी इस तरह से भी करना पड़ता है। लेकिन इससे हट करके क्या हम समाज के बीच में इस तरह से रच बस करके जो है उनमें इस बात को समझाने की स्थिति में हो सकते हैं क्या कि ये करना उचित है, ये करना उचित नहीं है। ये हम सब लोगों को मिलकर के करना चाहिए। इस प्रकार की एक माहौल बनाने की एक आवश्यकता है। उस दृष्टि से मेरा मानना कि हमको सोचना चाहिए, और सोचना ही नहीं चाहिए, हमको वो करना भी चाहिए। दूसरा विषय बजट का, तो मैंने बताया आपको, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं और इस पर हम थोड़ी सख्ती भी की है। कुछ जगह ऐसी शिकायतें मिली भी हमको, जिस तरह से हमारा जो है इस वर्ग के लिए जो बजट प्रोविजंस रहते हैं अलग अलग, उस बजट प्रोविजन में ठीक प्रकार से उसका इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन जो नहीं हो पाया, वहां पर कार्रवाई करने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, जहां से हमको जानकारी मिलती है। और दूसरा विषय जो आता है मिड डे मील वाला, जो ये सचमुच में बहुत चिंता का विषय है। हमने जहां जहां से भी, जिस स्कूल से भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, जहां जहां से भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होने के बाद शिकायतें हम तक पहुंची हैं, कार्रवाई की है। लेकिन उसमें एक प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि अभी तक हमारा समाज कानूनी कार्रवाई करना, दंडात्मक कार्रवाई करना, वो एक विषय है, वो हम कर ही रहे हैं, वो करते ही हैं। लेकिन अभी तक हमको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि उस समाज में अभी तक, वहां उस इलाके में खास तौर से जहां घटनाएं घटित होती हैं, वहां अभी भी किस स्तर पर हमको लोगों को समझाने का काम करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम जहां देखते हैं, इस चीज को भी देखते हैं कि हम पहाड़ी प्रदेश में हैं, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। और देवभूमि कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर गांव में मंदिर होते हैं, हर गांव में आस्था के केंद्र इस प्रकार से होते हैं। वहां पर इस प्रकार की जब घटनाएं घटित होती हैं तो वो भी एक चिंता का विषय होता है, उसका भी कोई समाधान निकालना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर मंदिर है तो मंदिर तो सबके लिए है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक भी गांव में ऐसी कई जगह मान्यता है, अभी तक भी है, जिसके लिए हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि सारी चीज से हट करके हमको चलना चाहिए। अभी तक भी उस तरह की मान्यता अभी तक भी है, उन सारी चीजों से लोग अपने आप को अलग नहीं कर पाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस समाज में अभी तक किस स्तर पर जो है अभी तक उनको जागरूक और उनको सारी चीज को समझाने की आवश्यकता है। तो इस तरह के भी विषय हैं हमारे सामने, उन सारी चीजों को ठीक करने की दृष्टि से किया जाता है। फिर मामले क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, फिर कानून अपना रास्ता लेता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, वो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके कारण फिर दो हिस्से में कई जगह चीजें खड़ी हो जाती हैं और उसके परिणाम फिर सार्थक परिणाम नहीं निकल पाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि वो स्थिति आए ही ना, उसका क्या रास्ता निकाल सकते हैं, उसको हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, ये हमारे लिए सोचने का विषय होना चाहिए। सरकार की ओर से सारी चीजों को लेकर के बहुत सारे प्रयत्न हैं। आजकल के जितने भी हमारे सारे कार्यक्रम होते हैं, खुले कार्यक्रम होते हैं, ओपन जो कार्यक्रम होते हैं, हम मिलकर के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं समाज में ये सारी चीजें बैठी हुई हैं, दिमाग में बैठी हैं, दिल में बैठी हैं। इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमको काम करना अभी तक जो बाकी है, बहुत ज्यादा अभी तक सारी चीज को ठीक करने के लिए जो प्रयत्न की मैं बात कह रहा हूं वो अभी काफी हुए भी हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हमको करना और पड़ेगा। एक तो विषय इन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात की, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पर्टिकुलरली जो जातिगत नाम है कुछ गांव की, इस तरह की जो पीड़ा देती है, जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं,
उन सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए जो भी हमारे संज्ञान में बात आती है, क्योंकि हिमाचल ऐसा है कि हर 10 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर के बाद भाषा में परिवर्तन आ जाता है। 15-20 किलोमीटर के बाद तो आ ही जाता है। ठीक है, हम हिंदी बोलते हैं, इसमें दो राय नहीं है, भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन हमारी जो अपनी डायलेक्ट है, उन डायलेक्ट के हिसाब से जो गांव में इस प्रकार के कुछ नाम होते हैं जो एक गांव में अलग होते हैं, दूसरे गांव में अलग हो जाते हैं। कई जगह इस प्रकार से वो वर्णित हो जाते हैं, कई जगह उच्चारण उस तरह से हो जाता है जिससे किसी कम्युनिटी विशेष को जो है उसके भावना को ठेस पहुंचती है। उस दृष्टि से भी हमने कदम उठाए हैं और जहां दुरुस्त करने की जरूरत रहती है उनको दुरुस्त भी कर रहे हैं। उनको जहां से इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं कि यहां इस नाम को बदलना चाहिए, वो किए भी हैं। लेकिन अभी तक कुछ जगह इस तरह के होंगे तो उसमें हम जरूर कहेंगे कि भी किसी की भावनाओं को किसी तरह से ठेस पहुंचाने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। ऐसे में अगर परंपरागत तरीके से कोई इस तरह की कुछ चीजें हमारे समाज में पड़ी हुई हैं जिसके कारण ठेस पहुंचती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार कदम उठाएगी और कर भी रही है। ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, कई जगह हमने कर भी लिया, कई जगह जहां जहां से इस तरह के हमारे संज्ञान में विषय आते हैं वह हम कर रहे हैं। आगे जो बात एक और जो आपने बात कही है, जो एजुकेशन लोन की बात कही है, हायर एजुकेशन के लिए खास तौर से जो आपने कहा कि बैंक के लोग जो है बहुत घुमाते हैं, ये भी बात सच है। क्योंकि बैंक एक जो है वो एक इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो अपना लाभ ही देखता है। उनको तो अपना ये देखना होता है, वो बहुत सरकार की योजनाओं की स्पिरिट को हम थक जाते हैं, उनको समझाते बहुत कई बार बुलाते हैं। हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं लेकिन अटक कहां जाती है, वो सारी चीजें अटक जाती है बैंक में। लोन नहीं दिया जी, वो शक्ल आदमी की शक्ल देख करके ही तय कर देते हैं कई बार तो कि भाई इसको देना है कि नहीं देना है। तो वो एक सारी स्थिति एक पेचीदगी है। हमने उनको बैंक वालों को एक बार नहीं अनेक बार, हमने 8-10 बार तो हमने ही बैंकर्स की मीटिंग करके इस बात को लेकर के जो जिसमें हम गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट की योजना के मुताबिक आपको लोन देना है और उसमें जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के अंतर्गत आपको लोन देना है। आप अपनी कार्यवाही करो, कागज की कार्यवाही करो, लेकिन आप लोन को दाएं बाएं मत करिए। इसको जो ना देने के लिए मतलब एक गरीब आदमी आता है, वो 10 बार चक्कर अगर बैंक के काटता रहेगा उसके बाद फिर वो एग्जॉस्ट होकर के घर बैठता है। जिस योजना का लाभ सरकार देना चाह रही है उस तक वो लाभ पहुंच ही नहीं पाता है। अब जैसे हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए भी शुरू के दौर में हमने बहुत सारी चीजों को लेकर के कोशिश की। फिर बैठक बुलाई बैंक वालों की बैठक करने के बाद फिर तब जाकर के उनके ध्यान में नहीं योजना है, सरकार की योजना है, सरकार इस बारे में जिम्मेवारी ले रही है, सरकार गारंटी दे रही है, तो ऐसी सूरत में हमको करना, तब जाकर के वो करने के लिए आगे बढ़े। नहीं तो सारी चीज। और इसी तरह से एजुकेशन लोन की भी मैं बात कर रहा हूं। तो एजुकेशन लोन में पर्टिकुलर जो हायर एजुकेशन की अगर बात कह रहे हैं, उसमें भी अगर इस तरह की कोई बातें ध्यान में आती हैं जहां आपको लगता है कि कठिनाई है, जहां इस तरह की परेशानी है, उन सारी चीजों को लेकर के हमारे संज्ञान में आप लाएं। जो योजना बनी है, जो हमारी जिस भी योजना के अंतर्गत जो है वो लोनी का जो प्रोविजन है, तो बैंक को देना चाहिए। हमारे हिसाब से तो बात ये बनती है कि बैंक को मना नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पेचीदगियां वो खड़ा करते हैं, उसको और सरल करने की दृष्टि से हम और काम करेंगे, जैसा मैं आपको विश्वास लाता हूं, ताकि हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को जो लाभ जो है वो मिलना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमको मान करके चलना चाहिए कि इस वर्ग में एजुकेशन जो है वो और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। अच्छी हुई है, इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। अब आज अनुसूचित जाति का किसी भी गांव में जाएंगे हम, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान वहां पर हैं और अनुसूचित जाति के जो हमारे बच्चे जो है हर कंपटीशन में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे वो नेशनल लेवल का कंपटीशन है, चाहे वो स्टेट लेवल का कंपटीशन है, हर कंपटीशन में वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से आज प्रतिस्पर्धा का एक दौर खड़ा हो गया पूरे देश में, दुनिया में और प्रदेश में भी, तो ऐसे में हमको बेहतर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, क्योंकि साक्षरता एक वक्त होता था कि साक्षरता हमने नाम लिखना शुरू कर दिया
आपने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, उसको साक्षर बोल लेते थे, उसी पर आनंदित हो जाते थे, हमारा साक्षरता दर इतना बढ़ गया। तो इस बात का कोई विषय नहीं रह गया आज की तारीख। साक्षर तो आज सभी हो गए लगभग। पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जब हमारा हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस वक्त साक्षरता दर जो है वो 4.8% था, 4.8 था, और महिलाओं का साक्षरता दर मात्र 2% था। लेकिन आज हम पूरे देश भर में साक्षरता में नंबर 1 पर हैं। लेकिन साक्षरता से समस्या का समाधान नहीं होगा। आज कंपटीशन के जमाने में आपको कंपटीशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के अपने ही वर्ग में ही कंपटीशन कितना ज्यादा हो गया। अब इतना सरल नहीं रह गया कि भी हमने अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट लगा दिया तो उसके कारण जो है बहुत ज्यादा आपको वहां पर भी ऐसा कंपटीशन हो गया। तो जनरल कैटेगरी का जो कंपटीशन जो परसेंटेज जारी है, कट ऑफ जो मार्क्स की वो जारी है, वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी उतनी ही बन रही है लगभग जितनी जनरल कैटेगरी के लिए बन रही है। कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए हायर एजुकेशन में हमको और भी ज्यादा फोकस, क्योंकि समाज में सबसे बड़ी बात है परिवर्तन तब आएगा जब एजुकेशन बढ़ेगी। एजुकेशन बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ेगी तो समाज में आदमी जो है अपने आप परिवर्तन की दिशा में, समाज में इन सारी चीजों के खिलाफ जो है उसका जो है वो एक भाव बन जाता है कि नहीं ये चीज गलत है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है, ये हमारी जो है वो इसकी व्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो इसलिए अपने आप परिवर्तन आता, सोच में ही परिवर्तन हो जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए अच्छा एजुकेशन होना बहुत लाजमी है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हमारे जो अनुसूचित जाति के हमारे नौजवान, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई हासिल करें, और इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा। मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अभी आजकल जहां पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 वर्ष आजादी के बीतने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया है, और जिस कार्यक्रम का जिक्र आप लोगों ने सुना होगा, अमृत महोत्सव। और उस अमृत महोत्सव के दौर में हम पूरे देश भर में वो कार्यक्रमों के आयोजन कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में इस बात को लेकर के हमको मानना भी पड़ेगा, परिवर्तन हुआ है समाज में इन 75 वर्षों में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है। चीजें अच्छी हुई हैं लेकिन और अच्छी हो सकती है। और अच्छी करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये आज की आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश के भी हमारे 75 वर्ष हमारे गठन के पूर्ण हुए हैं, और हिमाचल ने भी इस यात्रा में बहुत मुकाम हासिल किए हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारे समाज को सर्वस्पर्शी बनाने की अगर बात आती है, उस दिशा में सुधार बहुत हुआ है। लेकिन अभी भी हमारा कहना यह है कि और सुधार होना बाकी है। उसके लिए हमको बहुत अभी तक काम करना पड़ेगा, और उसके लिए काम के लिए व्यवहारिक पक्ष जिसको मैं कह रहा हूं, जो जमीनी स्तर पर जो किया जा सकता है, लोगों को जोड़ करके, लोगों के साथ मिल करके किस प्रकार से लोगों को इस सारी चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा सके, ताकि हम एक समाज के रूप में काम करके इस प्रदेश के लिए और देश के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें अपना योगदान दे सके। और यही कारण है, मैं आपको बताऊं कि जब समाज में इस तरह की बातें होती हैं तो फिर घटनाएं घटित होती हैं, और घटनाएं घटित होती हैं फिर वो कानून की परिधि में और जटिल हो जाती है, उलझ जाती है, जिसके कारण न्याय तो मिल जाएगा क्योंकि न्याय देने की व्यवस्था कानून के मुताबिक है। लेकिन उसके बावजूद क्या समाज में उस सारी व्यवस्था को स्वीकार करने की स्थिति बनी कि नहीं बनी? मुझे लगता है कि सही मायने में हमको सबसे ज्यादा फोकस जो करने की जरूरत है, जो समाज में जो एक मनस्थिति
उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम सबको काम करना है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि हम आजादी के 75 वर्ष बीतने के बावजूद, और हिमाचल प्रदेश के, हम अगर अपने प्रदेश का हम जिक्र करें कि हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी हम आगे बढ़े हैं, इसमें दुराय नहीं है। पहले की परिस्थितियां बहुत अलग थी, आज की परिस्थितियां बहुत अलग है, लेकिन फिर भी अभी तक और बेहतर करने की इसमें गुंजाइश जो है, उसके लिए हमको काम करना है। यही मैं समझता हूं कि आज की आपकी इस वर्कशॉप का जो आपकी संगोष्ठी थी यहाँ पर, उसका सार होना चाहिए। इस पर हम और बेहतर कैसे काम कर सकें, इसके एक वर्किंग प्लान, एक प्रोग्राम हमको तय करना चाहिए थोड़ा आने वाले समय के लिए, जिसमें समाज के बीच में जाकर के हम किस प्रकार से काम कर सकें, हम उस काम को करें। यही मुझे लगता है कि एक आवश्यकता भी है। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं खासतौर से बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम सारी चीजों को समझें, जो हमारी व्यवस्थाओं के अनुसार जो चीजें हैं, जो आपने 4 टॉपिक रखे थे, 4 विषय रखे थे, 4 विषयों पर आप लोगों ने उसमें डिस्कशन की, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो टेक्निकल सेशन एक तरह के थे, उसमें जानकारी की दृष्टि से आपको बहुत सारी जानकारियां भी हासिल हुई, लेकिन जानकारी यहां तक सीमित नहीं, इन जानकारियों को नीचे स्तर तक पहुंचाना, ये मुझे लगता है कि आज की एक आवश्यकता है। उसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। विजय सांपला जी आपके बीच में आए थे, उनसे मेरा मिलना नहीं हो पाया, तो उनको आने वाले समय उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ आए और यहाँ आप सबका मार्गदर्शन किया। और जिन महानुभाव ने आज ये जो सेशन आपके यहाँ पर लिए हैं, तो उसमें बहुत अच्छी चीजें मुझे लगता है कि उसमें से आई होंगी, जो हमारे लिए भी काम की दृष्टि से उपयोगी होंगी। तो आओ मिलकर के हम सब लोग बेहतर कल बनाने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए, काम करने के लिए आगे बढ़ें। जो भी जिम्मेवारी जिसके पास जिस रूप में है, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हम सहयोग दें। इतना ही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है। आप सब काफी देर से यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और चेयरमैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मेंबर साहिबान और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।